नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 9:30 रात के बजने वाले हैं। मैं हाजिर हूँ जी राज का बुलेटिन लेकर। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। थोड़ा बीच में मुलाकातें नहीं हो पाई तो इसलिए थोड़ा आपको भी लगता होगा, अभी बहुत से लोग जान नहीं पाए होंगे कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत से लोग आ गए हैं। काइंडली राकेश भाटिया जी, स्वागत है आपका सबसे पहले कमेंट करने के लिए। रंजीत सिंह जी नमस्ते। समीर पठानिया कैसे हैं आप? अश्विनी ठाकुर जी नमस्ते। कपलू कपलू चौधरी, क्या प्यारा नाम है। दिनेश कुमार जी नमस्ते। नीलम जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सुरेश ठाकुर जी, सब ठीक ठाक है घर पे? शिवानी गुप्ता जी, हाउ आर यू? राजपूत यश चौहान, रंजीत सिंह जी थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो लव यू, आई ऑल्सो वांट टू सी यू वंस अगेन। और रविंद्र कुमार जी, रंजीत सिंह जी, इसके बाद शिवानी गुप्ता, राजपूत यश चौहान, रंजीत सिंह, रविंद्र जी, सुरेश जी, शिवानी गुप्ता, रंजीत सिंह, शम्मी सोनी नमस्ते, नवांग शेरिंग नमस्ते। और थैंक यू वेरी मच जी। जिनको लग रहा है कि दोबारा मुलाकात अच्छी हो रही है, प्रकाश जी, भीम जी, बलविंदर जी, सुनीता ठाकुर जी, नवीन शर्मा जी, सुनील ठाकुर जी, प्रकाश शर्मा जी, चंद्र ठाकुर जी नमस्ते, शेखर शर्मा जी, सुरेश टीटू ठाकुर, श्याम पंडित जी नमस्ते। आपको मेरी आवाज, रोशनलाल नेकू जी नमस्कार। आपकी नमस्कार कबूल है और आपको भी नमस्ते जी। राजेंद्र जी, पंकज जी, राजपूत संदीप चौहान जी, आप मेरी आवाज आप तक मुझे लगता है कि सही से पहुंच रही होगी। पूर्ण सिंह राठी जी, पूर्ण सिंह राही जी, कमलेश शर्मा जी, ब्रजमोहन जी, राजकुमार शर्मा जी, श्यामलाल जी, अगर आवाज में कोई दिक्कत है तो बताइए, जरा उसको ठीक कर लेंगे जी। प्रिंस सिवान जी, चेतन बैदे जी, संदीप मंगल जी, कैसे हैं घर पर सब परिवार में? नंदलाल शर्मा जी, लोकेश शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, नाइस नमस्ते। विशाल सूद जी नमस्ते जी आपको। कमल कपिल, दलजीत सिंह जसवाल, सुरेश कुमार, सुरजीत कुमार जी, संदीप बंटा जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर रेणु जी गुड इवनिंग। देवेंद्र वर्मा जी, प्रकाश जी, संसार शर्मा जी, राष्ट्रा जी, सुरेश पटियाल जी, राकेश कुमार जी, विकास महाजन जी, नितिन जी, बंसल जी, उत्तम जी, गुलाब चौहान नमस्ते, गुलेरिया जी, अनूप सूद जी, सुरेश सोनी जी, बेलीराम जी, संदीप शर्मा जी, सुरेश पुरोहित जी, राजेंद्र चोपड़ा जी, राजू सोहता जी, काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि बहुत से साथी जो हैं लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई तो उनसे रास्ता नहीं हो पा रहा है। आशुतोष गोयल जी, बरकत अली जी शेयर करेंगे तो उन साथियों को भी पता लग जाएगा कि वापिस मुलाकात संभव है। सुरेंद्र जी, बलविंदर गिल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर द रेसिप्रोकेशन। एंड प्रिंस सूद जी, अंकुश सूद जी, सोनी जी, आयुष सोनी जी, निखिल जी, सुरेंद्र कटोच जी, अरविंद चंदेल जी। शुरू करते हैं जी। मुझे लगता है कि अब बिल्कुल 9:30 हो गए हैं। आज की खबर हम शुरू करते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि कैसे जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अपने ही मंत्री अनुराग ठाकुर की फजीहत की है। क्या मामला फजीहत का, पूरी बात आपको बताएंगे। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि हिमाचल के उपचुनाव में किस तरह से अंग्रेजों के जमाने की एक पुरानी जो प्रथा थी वो बदल गई है। वो क्या प्रथा है उसकी भी चर्चा करेंगे। कोविड ने आज बड़ा डंक मारा है। एक साथ 5 लोगों की मौत हुई है, उसमें से भी 3 मौतें मंडी में, और मंडी में भी 3 मौतें एक ही घर एक ही गांव से हैं। उसकी भी आपको जानकारी देंगे। कल से स्कूलों में 8वीं के बच्चे भी जाएंगे और कक्षाएं रेगुलर लगेंगी। पहले ये जो थी 50% पे लग रही थी, 3 दिन लग रही थी, उसके बाद ये रेगुलर का आया। उसके बाद अभी भी संशय, काफी जगहों पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में अब रेगुलर है। कुछ स्कूलों में ऑलरेडी ये लग रही थी। तो कल से स्कूलों में 8वीं वाले बच्चे भी जाएंगे। उधर सीएसके और डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच मशक्कत जारी है आईपीएल के इस सेशन के फाइनल में जाने के लिए। दोनों के बीच क्वालिफायर खेला जा रहा है दुबई में, और उसकी भी आपको जानकारी देंगे, एक एक करके बताएंगे। एक बड़ा सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, जिसपे मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट खुल के रखें, क्योंकि देखिए हम लोगों की वो एनालिसिस वही होती है जो आप करते हैं। हम लोगों को फीडबैक आपसे मिलता है और उसको हम जो है औरों को भी बताते हैं। हम लोग अपनी तरफ से कोई एनालिसिस इस तरह से नहीं करते। इसलिए हम चाह रहे हैं कि परिवारवाद को लेकर एक बड़ा इशू बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और जब से खासतौर से उपचुनाव के टिकट में चेतन बरागटा के टिकट के बाद और उधर मंडी में वहां भी हैं,
जिसका जहां दाव चला उसने वहां अपने परिवार की सेटिंग करवाई राजनीति में। बहुत से बाबा साहब एडजस्ट हो गए हैं और बहुत से बाबा साहब और बिटिया साहिबान जो हैं वो एडजस्ट होने की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन जी रिज्यूम हो गया। तो एक बड़ा मसला परिवारवाद का है। आपको क्या लगता है, आपको क्या रीना डोगरा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभिभूत हूं आपकी इस टिप्पणी से और मैं कोशिश करूंगा आपसे मुलाकात। तो मैं ये सबसे जानना चाहता हूं अपने तमाम दर्शकों से कि आपको क्या लगता है, परिवारवाद राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किसी एक जो है अलग रूप में इसको होना चाहिए, यानी परिवार के लोग रहें भी और किस तरह से रहें, और अगर नहीं रहें तो भी आप क्या समझते हैं कि परिवारवाद राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल हमारा जो देश है उसकी परंपरा यही है कि अगर कोई प्राध्यापक है तो चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी लाइन में जाए, एजुकेशन लाइन में जाए। कोई बिजनेसमैन है तो चाहता है उसके बच्चे भी बिजनेस करें, और अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी भी इच्छा होती है उसका बेटा भी डॉक्टर बने, उसके बच्चे भी डॉक्टर बने, उसकी बिटिया भी डॉक्टर बने। और कोई दूसरे काम में है तो उसको भी लगता है, खासतौर से हमको छोड़ के, क्योंकि पत्रकारिता की स्थितियां आजकल आपको मालूम है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पत्रकारिता में आए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आई एम एंजॉइंग माई स्टेट ऑफ जर्नलिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सबकी रहती है कि जो वो कर रहे हैं अगर उनका बच्चा वहीं एडजस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। तो इस लिहाज से पॉलिटिशियन भी चाहते होंगे कि उनके बच्चे पॉलिटिक्स में रहे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता। दूसरा काम वो करेंगे तो ज्यादा फजीयत होती है, इसने ठेके ले लिए, उसने वो कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं, परिवारवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस पर अपना आप मत देते जाइए, उसको भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपसे बड़ी खबर करते हैं, जगत प्रकाश नड्डा ने एक बयान दिया है आज मीडिया में, दिल्ली में बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस बार लगभग 30 सीटों पर, जगत प्रकाश नड्डा ये कहते हुए सुने जा सकते हैं उस वीडियो में, इस बार लगभग 30 सीटों पर उपचुनाव है। और बड़े ही कॉन्शियस और कॉशियस डिसीजन लेते हुए बीजेपी ने तय किया है कि परिवारवाद को टिकट नहीं मिलेगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा जो परिवारवाद के दायरे में आता हो। ये बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और इस स्टेटमेंट को हम क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही जब अर्की में केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार के लिए आए थे, रतनपाल सिंह के प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये किसने कह दिया कि चेतन बरागटा का टिकट परिवारवाद के पैमाने के तहत कटा है। ऐसा कुछ नहीं है। उसी दिन मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि चेतन का टिकट परिवारवाद के चलते नहीं कटा है, बल्कि पार्टी ने एक सर्वे किया था, सर्वे में जिसको जिता हुआ कैंडिडेट माना गया उसको टिकट दिया गया। अच्छी बात है, हमने मुख्यमंत्री की भी बात मानी, आपने भी मानी, हमने अनुराग ठाकुर की बात भी मानी, आपने भी मानी। लेकिन आज नड्डा का बयान कुछ और ही कहानी बयान करता है। अगर नड्डा सच बोल रहे हैं तो उन दोनों ने झूठ बोला था, और अगर वो दोनों सच बोल रहे हैं तो फिर नड्डा के बयान का क्या मतलब निकाला जाए, ये आप तय कीजिए। अगर वो दोनों सही बोल रहे थे कि परिवारवाद जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं था, और क्राइटेरिया था जिताऊ कैंडिडेट, विनिबिलिटी क्राइटेरिया था, और जो सर्वे था उसके आधार पर टिकटों का फैसला दिल्ली से हुआ है, तो अगर वो बोल रहे हैं तो फिर ये बात सही है। लेकिन अगर नड्डा कह रहे हैं तो फिर सर्वे वाली बात झूठी है। फिर परिवारवाद उन्होंने कह दिया कि परिवारवाद के आधार पर हमने टिकट नहीं दिया। तो ये चीजें अब निश्चित तौर से पब्लिक डोमेन में हैं, और पब्लिक ही, जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, बार बार कहते हैं लोकतंत्र में, और पब्लिक ये तय करे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन इन बयानों से, जगत प्रकाश नड्डा के इस बयान से एक बड़ी फजीहत वाली स्थिति पैदा हो गई है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो यहां यही राग अलाप रही थी। एक तरफ वो ठीक है, मंडी में परिवारवाद का अवरोध कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जुब्बल में टिकट इसलिए नहीं कटा है, जुब्बल में टिकट इसलिए नहीं कटा है, वहां कोई क्राइटेरिया और था। और बाद में जगत प्रकाश नड्डा ने आज साफ कर दिया कि सभी जगह पे हमने ये ख्याल रखा है कि परिवारवाद का जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाए, और परिवारवाद के आधार पर, परिवार के आधार पर किसी को टिकट नहीं दिया जाए। कौन सही है कौन गलत ये आप तय करेंगे, हम कौन। तो ये नड्डा की जो स्टेटमेंट है उसके बाद स्थितियां खराब हो गई हैं। नड्डा वैसे भी इस उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में जैसे कि माना जा रहा था कि वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो लिस्ट गई है निर्वाचन आयोग के उसमें उनका नाम नहीं है। अगली खबर की बात करते हैं। आज से हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में थोड़ी रंगत आनी शुरू हो गई है। आज कॉमरेड कन्हैया, माफ कीजिएगा कांग्रेस में अब मैं कॉमरेड कन्हैया बोल गया हमको, तो चलिए कॉमरेड भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमरेड और कांग्रेस जो है बरसों से एक दूसरे के पूरक हैं, और ऐसा हमें भी लगता है, बीजेपी वालों को भी लगता है, आपको भी लगता होगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल सॉफ्टनेस रहती है, जिसकी जिधर को है उधर को है, सब जानते हैं। तो कन्हैया जेएनयू के पूर्व छात्र नेता जो पहले कांग्रेस से अब कांग्रेस में है और हाल ही में कांग्रेस में आए हैं, आज कन्हैया कुमार ने बाकायदा हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी।
कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये उनका पहला आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार था, जो मंडी में उन्होंने प्रतिभा सिंह के लिए शुरू किया। मंडी में एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ताबड़तोड़ अपने ही स्टाइल में ताबड़तोड़ आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर, और उन्होंने ये एक बड़ी बात कही कि बीजेपी ने अंग्रेजों के जमाने की वो कहावत जिसमें कहते थे ना कि अंग्रेजों की नीति है कि फूट डालो और राज करो, तो अंग्रेजों की वो नीति बदल दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अब नया जो मोटो है, नया सूत्र वाक्य जो है वो ये, जो कैच लाइन है वो ये है कि झूठ बोलो और राज करो। उन्होंने कहा कि जुमले घड़ती है पार्टी, कोई ना कोई जुमला ऐसा फेंकेगी कि लोगों को दिग्भ्रमित करेगी और वोट बटोर के ले जाएगी, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मंडी के मतदाताओं से अपील की कि बीजेपी के झूठ में न आए। ये देखें कि पेट्रोल के दाम क्या है, डीजल के दाम क्या है, खाद्य तेलों के दाम क्या है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल ने शतक मार दिया है, खाद्य तेल ने राज्य में 200 से ऊपर शतक ना सिर्फ मार दिया है बल्कि 250 के बाद अब वो 300 की ओर को जा रहा है। गैस की कीमतें भी 1000 का पार कर गई है प्रति सिलेंडर। इस पे ध्यान रहे। बेरोजगारी है, दूसरे मसले हैं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बीजेपी जरूर कोई ना कोई शगुफा छोड़ेगी। बीजेपी जरूर कोई ना कोई शगुफा छोड़ेगी और उस शगुफे से आपको बचना है, क्योंकि बतौर कन्हैया बीजेपी ने अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो बदल दी है, और उसका अब सीधा सा फंडा हो गया है कि झूठ बोलो और राज करो। ये कन्हैया कुमार ने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आए, घुर्राए और चले गए, ऐसा नहीं है। उनका विरोध भी हुआ। मंडी में गो बैक के नारे लगे कन्हैया के लिए। इस उपचुनाव में गो बैक का नारा मुझे लगता है कि बड़ा पॉपुलर होने वाला है। सुरेश भारद्वाज के लिए लगा, नीलम सराय के लिए लगा और आज कन्हैया कुमार के लिए लगा। कन्हैया कुमार के लिए उनके पुराने ही जो मित्र थे, अजीज थे, उन्होंने ये नारा लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंडी में उनको जो है उनका घिराव करने की कोशिश करी और गो बैक के नारे लगाए, लेकिन तब तक वो अपनी बात कह चुके थे जो उनको कहना था। और कन्हैया कुमार को लेकर मैं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्यों उनको एकदम से लाया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत एक कैलकुलेटेड मूव है कांग्रेस का, और कांग्रेस खास तौर से मंडी में जो, और बाकी जगहों पे भी, लेकिन खास तौर से मंडी कंस्टिट्यूंसी में जो वामपंथियों का वोट है, जो स्कूल कॉलेजेस के यंग वोटर्स हैं, उनके ऊपर उनकी नजर है। आपकी जानकारी के लिए भी होगा, जिला परिषद के चुनाव में मंडी में वामपंथियों का अच्छा प्रदर्शन था। यहां तक कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अपना जो जिला परिषद का वार्ड है, उसके मेंबर भी जो चुने गए हैं वो कॉमरेड है महिला। उधर जोगिंदर नगर में तो इस तरह से, और बाकी जगहों पे उन्होंने एक अच्छा अमाउंट ऑफ वोट्स लिया है, तो उस पे नजर है, उस पे नजर रहेगी। और जो यूथ है वो कन्हैया कुमार उसको अट्रैक्ट करते हैं, चाहे उनकी आलोचना हो, चाहे कोई उनके समर्थन में भी हो, लेकिन वो यूथ की चर्चा में लंबे समय से रहते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट करने के लिए उनको लाया। अभी और कुछ भी होगा। कन्हैया कुमार के साथ गुमशुदा पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला भी थे। गुमशुदा का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 4 नॉमिनेशन हो गए, लेकिन वो नहीं दिखे, जबकि प्रभारी को सबसे पहले होना चाहिए। अगर प्रभारी ही नहीं है तो पार्टी में क्या संदेश जाता है, ये भी देखना होगा। तो ये मामला था जी जगत प्रकाश नड्डा का और कन्हैया कुमार का। आज उन्होंने लंबे जो है वो हमले बोले बीजेपी के ऊपर, लेकिन लब्बो लबाब उनका यही था कि भाजपा झूठ बोलती है और राज करो की नीति पर काम करती है झूठ बोल के, और कोई ना कोई शुभा छोड़ेंगे। खासतौर से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि लास्ट के 4 दिन जो होंगे वो बड़े अहम होंगे उनके झूठ के लिहाज से, उनके बोले तो बीजेपी के झूठ के लिहाज से। और उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मुद्दों, इन मुद्दों को जो एक सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी गौण कर देती है, लेकिन ये मुद्दे गौण नहीं होने चाहिए, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए जी। और ये मुद्दे बहुत से लोगों के दिमाग में, मुझे आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं इस मामले में कि परिवारवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। काइंडली कीजिए, आप कमेंट कीजिए तो फिर उसको भी हम लेंगे। तो ये पूरा मामला कन्हैया कुमार और जगत प्रकाश नड्डा का था। आगे चलते हैं। कोविड ने आज एक बड़ा डंक मारा है। लंबे अरसे के बाद एक साथ 5 मौतें प्रदेश में हुई हैं। हालांकि संडे था, सैंपलिंग कम हुई, तो जो केसेस हैं वो सिर्फ नए 87 हैं। 108 लोग जो है रिकवर होकर घर गए हैं। और जो डेथ, इसमें जो नए केसेस हैं उसमें 22 केसेस मैक्सिमम जो आज के हैं वो कांगड़ा के हैं, 20 हमीरपुर के हैं, मंडी के 11 हैं और ऊना के 17 हैं। इन 4 जिलों में मेन फोकस अभी कोविड का बना हुआ है। ऊना में कुछ दिनों से कोविड जो है उसके केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि संडे वाले दिन अगर इतने केसेस इन जगहों पे आए हैं, इन 3 जिलों में आए हैं, 4 में, तो फिर दिक्कत आगे हो सकती है। फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन है और चुनाव का सीजन है।
इन सारे सीजनों में कोरोना जो है पनपेगा कहीं ना कहीं, उसका आपको ध्यान रखना है, आपको सजग रहना है। मैक्सिमम हमारे यहाँ वैक्सीनेशन पूरे देश में सबसे बेस्ट हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारी सरकार, हमारे कोविड वॉरियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जो सावधानी अभी भी आपको रखनी होगी। सावधानी में सबसे पहले अपना आप मास्क लगा के रखें, यही सबसे बड़ी सावधानी आपकी है। और ख्याल रखें, क्योंकि वैसे भी ये ट्रांजेक्शन पीरियड है मौसम का। गर्मी के बाद बरसात अब चली गई है, आधिकारिक रूप से रुखसत हो गई है, और अब अगले फेज में यानी सर्दी के फेज में एंटर कर रहा है हमारा मौसम। तो इस मौसम के दौरान वैसे भी जो क्रॉनिकल डिजीज हैं, खासतौर से वायरल फैलता है, और वो वायरल जो है वो कोविड वायरस में न पलट जाए, बदल जाए, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो इसलिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप। आज जो 5 डेथ हुई है उसमें 3 मंडी की हैं, ये थोड़ा चिंता का विषय है मंडी के लिए। 3 मंडी की हैं, उसमें से भी 2 जो हैं एक ही घर एक ही गांव की हैं। बरछवाड़ गांव से 90 साल की एक महिला और 52 साल की एक महिला की डेथ हो गई है कोविड की वजह से। बरछवाड़ ये सरकाघाट में पड़ता है। सरकाघाट लंबे समय से हॉटस्पॉट है, स्कूल के बच्चों से लेकर गांव के गांव वहां पर जो है पॉजिटिव आए हैं लंबे समय से। जब सेकंड वेव थी तब भी लंबे समय से था। थर्ड वेव को माना जा रहा है, आशंका है कि नवंबर में आएगी। कोई गारंटी नहीं है इसकी, मुझे लगता नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए नहीं आएगी। पहले कहा जा रहा था अगस्त में आएगी, लेकिन आप लोगों ने उसको डेफर किया। आप उसको और डेफर कर सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी अगर बरतेंगे तो। आप शादियों में जाइए, नाचिए, लेकिन दूर दूर से। पुराना गाना था, दूर दूर कजो में ते रहंदा कुंज हुआ, तेरे दिले बेमानी हो। लेकिन अभी मौसम दूर दूर रहने का ही है। आप दूर दूर रहिए और सारी चीजों का एंजॉय भी कीजिए। आप नया लाइफस्टाइल हमको सीखना ही होगा। अगर हम भी अभी भी नहीं सीखे हैं तो फिर कभी नहीं सीखेंगे। तो ये है कुल मिला के अब तक 2,20,479 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं इस प्रदेश में। इस समय 1,345 एक्टिव हैं। इस समय जब मैं ये समाचार पढ़ रहा हूँ 1,345 केसेस एक्टिव हैं। 3,223 आज सिर्फ सैंपल हुए हैं। पिछले कल 5,000 हुए हैं, आज गिर गया क्योंकि संडे को सैंपलिंग कम होती है। और 3,688 डेथ अब तक हो चुकी हैं। आज जो बाकी 2 डेथ हुई हैं, 3 मंडी में हुई हैं, उसमें से बाकी जो 2 हुई हैं, एक शिमला में और एक कांगड़ा में। और अनफॉर्चुनेटली पांचों की पांचों डेथ फीमेल्स की हैं, महिलाओं की हैं। तो ये थोड़ा देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही इस तरह की हम लोग कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं रिस्क पे हैं। क्यों हैं, इसको आपको देखना होगा। अब बात करते हैं, कल से 8वीं के बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे पहले अल्टरनेट डेज पे जा रहे थे, अभी उनको भी नियमित क्लासेस के रूप में बदलने की जो है प्रयास किए जा रहे हैं। 8वीं के बच्चे भी जाने शुरू हो जा रहे हैं। और स्कूल को बेसिकली अब सबके ही खोलने पड़ेंगे। अगर बाकी राज्यों की अगर बात करें तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा माहौल है बाकी जगह पे। पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ केजी ऑनवर्ड सारे स्कूल बच्चों की क्लासेस लग रही हैं और लंबे अरसे से लग रही हैं। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास हैं। 1,345 मैंने आपको बताया एक्टिव केसेस हैं। जबकि अगर हम बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 250 केस अभी एक्टिव हैं। और दिल्ली में आज 19 केस आए हैं, हमारे यहाँ 87 आए हैं। पंजाब में आज 9 केस आए हैं, हमारे यहाँ 87 आए हैं। हरियाणा में 11 केस आए हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, वहां भी 36 केस आए। इन सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग अभी भी इनसे आगे हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन चलिए, सरकार प्रयास कर रही है और स्कूल अब यहां भी खुलने चाहिए। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल का सीजन आधा यहां खेला गया कोविड के बाद उसमें थोड़ा विराम आया और कुछ लोग कोविड का शिकार हुई टीमें और उनके खिलाड़ी और प्रबंधन। तो अब ये बाहर हो रहा है, यूएई में हो रहा है। दुबई में इस समय पहले क्वालिफायर चल रहा है जो दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जा रहा है। और दिलचस्प है, दोनों कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी, और उनकी जगह जो भारत की टीम है उसमें लेने वाले ऋषभ पंत, दोनों अपनी अपनी टीमों का कैप्टन कर रहे हैं। टॉस जीतकर धोनी ने पहले बल्लेबाजी के लिए दिल्ली को बुलाया था। दिल्ली ने अच्छी बल्लेबाजी की, पर खासतौर से पृथ्वी शॉ और पंत दोनों ने अपने अपने अर्धशतक लगाया। पृथ्वी शॉ ने 60 रन बनाए, पंत ने 51 रन बनाए और बाकी लोग भी अच्छा खेले। 5 विकेट पर 172 रन बना के धोनी की टीम को 173 रन का टारगेट दिया है। जो टीम इसमें जीतेगी वो सीधे फाइनल में चली जाएगी। जो हार जाएगी उसके पास एक और मौका रहेगा। वो जो दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा केके और आरसीबी के बीच में, उस क्वालिफायर के विजेता के साथ उसको फिर से एक मैच होगा और फिर उस मैच को जो जीतेगा वो दूसरी टीम होगी फाइनल की। बात अगर करें इन टीमों की जो आज खेल रही हैं तो बहुत अच्छे स्टार्ट के बाद चेन्नई सुपर किंग लड़खड़ाई है
लीग मैचेस के एंड में, और लगातार 3 मैच वो हार के हैट्रिक बना के आज वो क्वालिफायर खेल रही है। हार का हैट्रिक बनाया तो देखना होगा उसका जो मेंटल टेम्पो है उसमें कितना इसका फर्क पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है। और टीम में हालांकि कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, दिल्ली की टीम भी। चलिए आ गया जी वापस। बार बार ये तंग कर रहा है नेट मुझे यहाँ पे, इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा। लेकिन नरेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य समिति एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल का मामला पिछले 4 साल से विचाराधीन है। कई कई मामले जो है भारद्वाज जी विचाराधीन है। खासतौर से कर्मचारी वर्ग को जो सबसे बड़ी मांग है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम की। लेकिन कब कब आएगा ये कुछ नहीं कह सकते। सरकार से राब्ता होता है तो आपकी मांग हम जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये मांग जो है सरकार तक इस तरह से पहुंचाई जाए कि सरकार उस पर संजीदगी से काम भी करे। लेकिन फिलहाल 2 नवंबर तक सारी चीजें फोकस करेंगी उपचुनाव पे। 4 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा 2 नवंबर को फैसला होगा। लेकिन ये फैसला आप लोग 30 तारीख को ही कर देंगे। तो ये जो है अक्टूबर में ये फैसला हो जाएगा, रिजल्ट नवंबर में आएगा। किसकी दिवाली होती है, किसका दिवाला पिट जाता है, ये समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। लंबे समय के बाद आपसे जुड़ाव हो रहा है, इसलिए कुछ साथियों को अभी पता भी नहीं है, लेकिन जो भी जुड़ रहे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कोविड अभी गया नहीं है। खासतौर से हमारा मकसद इस बुलेटिन को लेकर जो हमने शुरू किया था, शुरू में यही था कोविड के आपको अपडेट्स देना। उसके बीच में फिर बाकी चीजें आ जाती हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो कोविड अभी गया नहीं है, अभी बहुत से केसेस आ रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिए। आप बहुत ज्यादा अब आप लोग सेफ हैं। अब अगर थर्ड वेव आती भी है तो उतनी जानलेवा नहीं होगी, और ईश्वर ना करे कि वो आए और किसी का नुकसान हो। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वैसे भी नवरात्र चल रहे हैं, कि वो आए ही न थर्ड वेव। लेकिन आप चाहें तो इस चीज को और सशक्त बना सकते हैं कि थर्ड वेव आए ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप कमेंट की जरूर कीजिए कि परिवारवाद राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपके जो कमेंट्स होंगे उनको हम कंपाइल करके फिर उस पर चर्चा करेंगे। मिलते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी, मुलाकातें इसी तरह से चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक और गुजारिश, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। रीना डोगरा जी थैंक यू वेरी मच। संदीप अत्री जी नमस्ते। जोगिंद्र राखा जी सादर प्रणाम। मृदुल सूद जी नमस्ते। बुद्धि सिंह जी, पूजा गुप्ता जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चौधरी संजीव जी बहुत बहुत नमस्ते जी सबको।